हेलो नमस्कार साथियों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस पे। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। सभी लोग भाई फटाफट लाइव आ जाएं, सेशन की शुरुआत हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग भाई फटाफट लाइव आ जाएंगे। सभी को एक बार फिर से राम राम है, राधे राधे, सत श्री अकाल। सभी लोग भाई फटाफट लाइव आ जाएं। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अगले सेट की बात, और यहाँ पे कुछ और भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल जुड़ जाए भैया सभी लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह आपसे पूछा गया है। दरअसल यह आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का है, तो ये सम्मानित किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, 2023 का है। ये सम्मानित किसको किया गया है, ये आपसे पूछा है। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को, या सर सुंदरलाल अस्पताल, या ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या लुंगलेई फायर स्टेशन, ये आपसे पूछ रहा है। तो दरअसल क्या है कि इसमें कई बार क्या है, जब आप आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका नाम जो आप जानते हैं किसके नाम पर रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। इसको बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और ये जानते हैं ये पुरस्कार कब देते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देते हैं। तो जयंती इनकी कब आती है, 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को आती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये दिया गया किसको, लुंगलेई फायर स्टेशन। ये लुंगलेई फायर स्टेशन जो है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ, जो कि किस राज्य का है, मिजोरम का है। किस राज्य का है, मिजोरम का। ध्यान रखना यहाँ पे मिजोरम। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जो है ये 1970 के दशक में क्या थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये क्या थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। और इन्होंने लगभग इनका कार्यकाल कितना रहा है, 170 दिन का कार्यकाल रहा है। ठीक है ना, 170 दिन का कार्यकाल रहा है इनका, कर्पूरी ठाकुर जी का। और इनके लिए घोषणा क्या की गई थी, पद्म विभूषण, नहीं भारत रत्न। ध्यान रखना कौन सा, भारत रत्न। ठीक है, इनको कौन से अवार्ड देने की बात की गई थी, भारत रत्न अवार्ड देने की बात की गई। ठीक है, ओके। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार से, ये क्या है, एक्स चीफ मिनिस्टर। पर्वतमाला परियोजना, ध्यान रखना, पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों के लिए कितनी राशि की परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि पर्वतमाला योजना जो है 2017 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे आपने देखा होगा सागरमाला, हीरक चतुर्भुज योजना, ये तमाम प्रकार की योजनाएं आप पढ़ते होंगे। सागरमाला का मतलब समुद्र में रास्तों को कनेक्ट करना। पर्वतमाला का मतलब क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाना, या फिर सुरंग खोद करके वहाँ पर सड़कें बनाना। इन सब चीज़ों के लिए जो है पर्वतमाला योजना है, और इसके लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट निर्धारित किया गया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। कितने लाख की परियोजनाएं हैं, 1.25 लाख करोड़ की है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आईसीसी वनडे टीम ऑफ ईयर 2023 का कप्तान चुना गया है। यहां पे आपसे पूछा गया है। अगर मैं आपसे बात करूं प्लेयर की, अगर मैं बात करूं तो प्लेयर कौन है, विराट कोहली। प्लेयर कौन है, विराट कोहली। और विराट कोहली को क्या मिला है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 मिला है। लेकिन यहाँ कप्तान की बात कर रहा है, तो कप्तान कौन है, रोहित शर्मा। ध्यान रखना, आईसीसी टीम ऑफ द ईयर 2023 जो है कप्तान जो है वो चुने गए हैं कौन, रोहित शर्मा। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान शुरू किया गया है। जल्दी से बताएंगे, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान
योजना जो है ये किस जगह स्टार्ट किया गया है, ये आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा। बेंगलुरु, गांधीनगर, नई दिल्ली। आंसर क्या है बच्चों? ये प्रोग्राम जो है कहाँ चलाया गया है? नई दिल्ली में, ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में। अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जानते थे? साथियों एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं 1937 की, तो 1937 में इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस। इससे पहले अगर मैं बात करूं, इससे पहले इसका नाम क्या नाम था? यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध। आगरा एंड अवध, ये इसका नाम था। यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एंड अवध, ये इसका नाम था। ठीक है। और यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त प्रांत। क्या? संयुक्त प्रांत। इसीलिए आप देखें यूपी, तब भी इसका नाम शॉर्ट में था यूपी। आज भी इसका शॉर्ट में नाम क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और इसका नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया, यूपी कब रखा गया? 12 जनवरी 1950 को। ध्यान रखना, 12 जनवरी 1950 को इसका नाम रखा गया यूपी। और इसका स्थापना जो हुआ है, इसका स्थापना जो हुआ है वो हुआ है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और इसकी पुनः स्थापना जो हुआ है, पुनः स्थापना जो हुआ है मेरे बच्चों, वो हुआ है 1 नवंबर, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956। ठीक है। हाँ, अगर आपसे पूछे कि इसका गठन कब हुआ है, तो इसका गठन हुआ है 12 जनवरी को, स्थापना कब हुआ है 24 जनवरी को, और इसकी पुनः स्थापना कब हुई है 1 नवंबर 1956। इसीलिए यूपी डे हम कब मनाते हैं? यूपी डे हम मनाते हैं 24 जनवरी को। ध्यान रखना, 24 जनवरी को। और यूपी डे कब से मनाया जा रहा है? तो बच्चों कब से मना रहे हैं? तो योगी जी जब आए तब से मना रहे हैं, यानी 2018 से, यानी 2018 से। अब आप कहेंगे योगी जी तो 17 में आ गए थे। तो भाई मेरे, योगी जी शपथ लिए थे 19 मार्च 2017 को, है ना? हाँ, तो मार्च में लिए थे, जबकि मनाते कब हैं? जनवरी में। तो अगली जनवरी कब आएगी? 2018 में ही तो आएगी। तो कब से मना रहे हैं? 2018 से यूपी डे मना रहे हैं। इसके पहले किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मनाया है। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? जल्दी से मुझे बताइए। नागों का प्रधान केंद्र, नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? जल्दी से मुझे बताएंगे, नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? फटाफट आ जाइए भाई। हाँ बिल्कुल, कमेंट करते रहे भाई, है ना? हाँ चले, ओके। हाँ, क्या है? मथुरा। ठीक है, ओके। कौशाम्बी क्या है? ये क्या है? जैन तथा बौद्ध तीर्थ स्थल। क्या है? तीर्थ स्थल। ठीक है। सारनाथ क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओके। तक्षशिला शिक्षा का केंद्र। ठीक है, ओके, शिक्षा का केंद्र। चलेंगे आगे, बात करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा सिग्नेचर कब किया गया था? उत्तर प्रदेश पर गवर्नर जनरल द्वारा सिग्नेचर कब किया गया? यह आप सभी से पूछा गया है, बताएंगे कब किया गया था? जल्दी से इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर हो जाता है जी 7 दिसंबर 1947। क्या? 7 दिसंबर 1947, ध्यान रखना, 7 दिसंबर 1947। आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया?
आप सभी लोग जानते हैं पंचायत का जो संशोधन हुआ है वो 1993 में हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है, अधिनियम पारित करना। ध्यान रखना, पारित करना और संशोधन करना दोनों में अंतर होता है बच्चों। संशोधन, अधिनियम पारित करना और संशोधन करना और उसे इनैक्ट करना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। हाँ, संशोधन पहले हो जाता है और इनैक्ट बाद में होता है, लागू बाद में होता है, ठीक। हाँ, तो ये कब हुआ था? 1992 में। एक बात ध्यान रखेंगे, कब हुआ था? 1992 में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। अगर हम अभी देखें तो सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है कौन है? योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपसे पूछ रहा है कि कौन रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी की अगर मैं बात करूं तो ये साल दो साल के आसपास थे, डेढ़ साल के आसपास थे। चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनका भी डेढ़ साल का करियर रहा है। हेमवंती नंदन बहुगुणा का भी समय लगभग 1.25 साल के आसपास रहा है। इसमें गोविंद बल्लभ पंत का सबसे लंबा समय रहा है, लगभग 2-2.5 साल का समय रहा है। 1950 से लेकर 52 तक का समय रहा है। तो गोविंद बल्लभ पंत, और आप जानते हैं ये क्या है? पहले चीफ मिनिस्टर हैं, पहले चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। ध्यान रखना, पहले चीफ मिनिस्टर। ये पेशे से क्या थे? बैरिस्टर थे। पेशे से क्या थे? बैरिस्टर थे। बैरिस्टर समझते हैं? वकील, ठीक है। पेशे से क्या थे? ये बैरिस्टर थे, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? सबसे कम समय तक उत्तर प्रदेश में कौन रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक नाम यहाँ से निकल के आता है, चंद्रभान गुप्ता। अगर यहाँ देखें चंद्रभान गुप्ता जो है ये मुख्यमंत्री 1967 में बनते हैं, केवल 20 दिन के लिए, केवल 20 दिन के लिए। इसके बाद फिर ये 1970 में बनते हैं, लगभग 354-55 दिन के आसपास के लिए बनते हैं। 300 है ना, 351 दिन के लिए ये बनते हैं। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है सबसे कम दिन के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बने थे? त्रिभुवन नारायण, यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुवन नारायण सिंह। इसमें हो जाएंगे आपके क्या? त्रिभुवन नारायण सिंह, ठीक है। त्रिभुवन नारायण सिंह इसमें सबसे कम समय के कार्यकाल के लिए आए थे, ठीक है। लगभग 2 साल 4 महीने, लगभग 1.5 साल और लगभग 1 साल के आसपास त्रिभुवन नारायण सिंह, इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ओके। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं ऑप्शन पे बेटा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। क्या है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम? बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम, ये तो सबको पता होना चाहिए। बताइए भाई। श्रद्धा, प्रेम बताइए। आदित्य, जल्दी मुझे बताइए भाई, क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है, राम नाईक पहले थे, अभी कौन है? आनंदी बेन पटेल, ठीक है, ओके। चले अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, कहीं पे भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 164, तो 164 में क्या कहते हैं? सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, राज्यपाल करता है सीएम का अपॉइंटमेंट, ठीक है। सीएम कौन होता है? जो बहुमत दल का नेता होता है वही क्या होता है? सीएम होता है। और अगर कोई व्यक्ति सीएम बनता है और किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर हाउस का मेंबर बनना पड़ता है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिहुवाद का सिद्धांत भारत के किस पंथ से है? ये क्वेश्चन एक बार रिपीट भी किया है मैंने, कल की क्लास एक बार आया है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, है ना, इसलिए ये रिपीट किया है। बिहुवाद का संबंध जो है वो वैष्णव मत से है। किससे है? वैष्णव मत से है,
ठीक है, ओके। कापालिक हो जाता है शैव मत से, ठीक है, हाँ, कापालिक हो जाता है, एक लिंगी हो जाता है, तो किसका है? शैव मत से। भारत में प्रथम सैन्य शासन किसने शुरू किया था? भारत में प्रथम सैन्य शासन, सेना का संगठन बना करके शासन किसने शुरू किया था? ये आपसे पूछा गया है। भारत में पहला सैन्य शासन किसने प्रारंभ किया था? ये आपसे पूछा गया, आपको बताना है, बताइए। सैन्य शासन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? तो आप क्या बोलेंगे? यवनों ने, ग्रीक, जिसको आप कहते हैं ग्रीक। सैन्य शासन सबसे पहले किसने शुरू किया था? ग्रीक ने, ठीक है, ओके। क्योंकि इनमें सबसे पहले कौन आए थे? ग्रीक ही आए थे, अपनी सेना लेके आए थे, ठीक है। भारतीय राजाओं को उन्होंने कुछ क्षेत्रों में हराया, कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया और वहां पे जो है शासन संभाला। हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा? देखिए, हुमायूं का अगर आप शासन देखते हैं तो इनका शासन 1530 से लेके 40 तक रहा है। इसके बाद 40 में युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का, उसके बाद शेरशाह सूरी का शासन आ जाता है। फिर ये 1555 में आते हैं, सरहिंद की लड़ाई लड़ते हैं, 1555 से 1556 तक राज करते हैं। बीच में जो ये 15 वर्ष देख रहे हैं, इसमें जो है सूरी वंश का शासन है। इसमें क्या है? सूरी वंश का शासन है। तो ये 15 साल ये निर्वासित जिंदगी जीता है। इसमें से कुछ दिन ये जाकर के सिंध में शरण लेता है और लगभग 13-14 साल जाके शरण लेता है कहाँ? ईरान में शरण लेता है, ठीक है, हाँ। अगला क्या है? शेरशाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता था? ध्यान रखना, शेरशाह सूरी किसके लिए नहीं जाना जाता था? प्रशासन तो भैया शेरशाह सूरी का नंबर 1 का था। आज भी शेरशाह सूरी के प्रशासन को लोग कॉपी करते हैं। रुपया शुरू किया था जो आगे चलकर 20वीं सदी तक चला और उसी रुपया को आगे रुपया कहा गया। जीटी रोड का निर्माण करवाया, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, है ना। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम चेंज करके जीटी रोड कर दिया। नहरों के माध्यम से सिंचाई, ये काम नहीं किया था। ये काम शेरशाह सूरी का नहीं था, ये काम फिरोज शाह तुगलक का था। ये काम फिरोज शाह तुगलक का था, ये काम शेरशाह सूरी का नहीं था। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? आप सभी लोग जानते हैं, पहला जो काम उस टाइम पर होता था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में होता था। ज़्यादातर सेशन में होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस में जैसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया आईएनसी के सेशन 1911 में, पहली बार वंदे मातरम गाया गया आईएनसी के 1896 के सेशन में, ठीक है। इसी प्रकार से ही लगभग 1908-9 के समय में पहली बार तिरंगा झंडा भी, जो ट्राई कलर था, उस ध्वज को फहराया गया था। हालांकि उस समय केसरिया रंग नहीं था, लाल रंग था, ठीक है। तो वो कहाँ पे? पारसी बागान, ग्रीन पार्क, ध्यान रखना, ग्रीन पार्क, ध्यान रखना, ग्रीन पार्क, जिसको आप सभी लोग कहते हैं, है ना, पारसी बागान, कोलकाता पारसी बागान, कोलकाता पारसी बागान, पारसी बागान। तो कोलकाता में आईएनसी के सेशन में, ठीक है, आईएनसी के सेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इन घटनाओं को मिलाना है आपको। अच्छा, पहला गोल में सम्मेलन जो हुआ है ये नवंबर 1930, ये क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया है, ध्यान रखना, 1930 से 31। ये क्वेश्चन बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं, इसलिए आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। पूना समझौता 1932 में होता है और बच्चों पूना समझौता गांधी अम्बेडकर के बीच। गांधी इरविन समझौता ये होता है 5 मार्च 1931। अब इतनी सारी जानकारियां मैं आपको देता हूं, इनमें से कुछ भी आपसे परीक्षा में पूछ ले भाई, यही पूछ ले कि पूना समझौता कब हुआ था, यही आपसे पूछ ले कि
गांधी-इरविन समझौता क्या हुआ था, और गांधी-इरविन समझौता को हम एक नाम और देते हैं, इसको और क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता कहते हैं। तो इसमें पहला आंसर क्या हो जाएगा, 1-4-3-2, 1-4-3-2 ये हो जाएगा आपका, 1-4-3-2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ठंडियों में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? ठंडियों में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर अंदर नहीं आ पाता, अंदर का तापमान बाहर नहीं जाने देते। भाई स्वेटर पहनते हैं तो क्या करता है, गर्माहट ही तो बनाता है, यानी अंदर के तापमान को बाहर नहीं जाने देता है। सिंपल बात यही है। तो वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, ठीक है, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है, ठीक है, हाँ ये ज्यादा सही है। ऑटोमोबाइल, बच्चों ऑटोमोबाइल है ना, ऑटोमोबाइल जानते ही होंगे। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या है, जैसे कार, बस, ट्रेन है ना, ट्रेन कह कार, मोटरसाइकिल, ये सब ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकों में आप देखते होंगे गाड़ियों में ना ब्रेक लगे होते हैं ना, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। आजकल देखिए, पहले क्या होता था, ट्रक वगैरह का जो स्टीयरिंग होता था उसको घुमाने में बड़ा ताकत लगता था, है ना, बहुत ताकत लगता था। पहले के जो ट्रक ड्राइवर थे भैया, उनका शरीर मजबूत होता था तभी वो चला पाते थे ट्रक, नहीं तो चला ही नहीं पाते थे, काटना पड़ता था। आजकल तो क्या एक उंगली से पूरा स्टीयरिंग घूम जाएगा, चाहे जितना बड़ी ट्रक हो, है। तो ये सब कहानी किसकी है, हाइड्रोलिक की है, हाइड्रोलिक की है। अब ये हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ये किसके नियम पे काम करता है, ये पास्कल के नियम पे काम करता है, ये पास्कल के नियम पे काम करता है। किसके नियम पे, पास्कल के नियम पे काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, कोई भी एटम है उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ द एटम डिपेंड्स ऑन न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या इधर उधर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ये सही आंसर होगा। जो इधर उधर घूम रहे हैं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, उन पर केमिकल रिएक्शंस डिपेंड करते हैं। जैसे आप खुद सोचो, फ्लोरीन है, फ्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 हैं। अब फ्लोरीन के ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिसका मतलब क्या है, वो अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए क्या करेगा, रन करता रहेगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, मिल करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ऐसे क्लोरीन का देखो, सोडियम के साथ एक उधार ले लेगा, है ना, हाँ। तो जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो डिपेंड करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होती है, आपसे पूछ रहा है किसमें सिल्वर नहीं होती है। तो एक बात ध्यान रखना, जर्मन सिल्वर का नाम जर्मन सिल्वर है बाबू, इसमें आपका सिल्वर नहीं होता है, पहली बात तो ध्यान रखें। अगर हम इसमें बात करें जर्मन सिल्वर में, एक बात ध्यान रखना, इसमें 60% जो होता है वो तांबा होता है, 20% क्या होता है, जस्ता होता है, 20% इसमें क्या होता है, निकल होता है, और ये दिखने में चांदी जैसा होता है, दिखने में चांदी जैसा, दिखने में चांदी जैसा, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर कहा जाता है, वरना इसमें होता नहीं। संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया। देखो बच्चों, ये संकल्प प्रोजेक्ट जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर ये पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है। हर उस प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं जिसकी शुरुआत किसी एक जगह पे की जाती है, ये चेक करने के लिए कि इसका फीडबैक कैसा है, इसका रिस्पांस कैसा है, उसी को हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। तो ये जो आया है किसके लिए आया है, HIV के लिए। HIV एक वायरस होता है जो एड्स का कारण बनता है। एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछता है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
ये उपार्जित बीमारी होती है बच्चों। क्या होती है? उपार्जित बीमारी होती है, इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं? आप जानते हैं जीव जगत को 5 भागों में रखा गया है। हुंगो डी ब्राइज का नाम सुना होगा। हुंगो डी ब्राइज ने जीव जगत को 5 भाग में बांटा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया। ठीक है, प्लांटी 5 भागों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया और प्लांट, इतने भागों में बांटा गया है। अब इसमें कह रहा है कि जो एक कोशिकीय हैं वो किस में रखे गए हैं। अब आप मुझे बताइए, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होते हैं ये क्या है? एक कोशिकीय हैं और क्या है? यूकैरियोटिक है। तो मेरे प्यारे लाडलों, ये किस में आ जाएंगे? प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। क्या है ये? प्रोटिस्टा। क्या कह रहा है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? आप सभी लोग जानते हैं डीएनए, इसका एनालिसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसका एनालिसिस। ठीक है, और डीएनए का जो शेप है वो ऐसे है, और इसका जो द्विगुणित चक्र बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया, ऐसे इस तरीके से बनाया गया। इसका डबल हेलिक्स मॉडल जो बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया। तो डबल हेलिक्स मॉडल जो है इस तरीके से है। ठीक है ना? और ये क्या काम करता है बाबू? न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स से क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण कौन लेता है? बताएंगे। संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण बताइए। जल्दी मुझे बताएंगे क्या होगा? तो संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो शैवाल का होता है। शैवाल में क्या होते हैं? जिसको काई बोलते हैं ना, काई कहते हैं ना, काई अगर खाते हैं, बहुत सी काइयाँ खाई जाती हैं, बहुत से शैवाल खाए जाते हैं। आपने देखा होगा अंतरिक्ष यात्री जो विमान में जाते हैं ना ऊपर अंतरिक्ष में, तो अपने विमान में क्या है? शैवाल, एनाबिला, एनाकावा, ये सब उगाते हैं। क्या करते हैं? उसको खाते हैं। खाने से उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, है ना, फैट, ये सब मिल जाता है उसमें। ठीक है, हाँ। तो शैवाल जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा करते हैं। शायद ये भी क्वेश्चन एक बार हमने पूछा था। स्थल पर सबसे पहले उगने वाला पौधा कौन सा था? स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे हैं। सबसे पहले पौधा कौन आया होगा? पहले काई ही तो आई होगी बेटा, पहले तो काई ही आई होगी, है ना। काई मतलब शैवाल। पहले क्या आए होंगे? शैवाल, एल्गी, यही सब तो पौधे आए होंगे। और ऐसे पौधों की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटस। क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस वो होते हैं जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, जड़ नहीं होती है, तना नहीं होती है ना, सूखाए शरीर होता है, फैला हुआ। काई, इसमें काई में आपने देखा पत्ती होती है, डाल वगैरह होती है? शैवाल में नहीं होती है ना, डाल में डाल वगैरह नहीं होती ना शैवाल में, वही चीज़ है ये। ठीक है भाई, ब्रायोफाइटस। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जिम्नोस्पर्म, ठीक है, वृत्तबीजी, आवृत्तबीजी, है ना। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है। हेलमंद प्रांत किसके लिए फेमस है? तो ये अफीम के लिए फेमस है बच्चों, ध्यान रखना। और मैंने आपको बताया भी है कि जो ये हेलमंद प्रांत है अफीम के लिए फेमस है। ये लगभग दुनिया का 42% जो है ये अफीम को उगाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, 42%। ठीक भैया, ओके। चले आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या WTO से संबंधित है? भैया एक बात ध्यान रखना, WTO की अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। सभी को पता है,
और भाई मेरे इसका किससे संबंधित नहीं है? अच्छा ये पूछ रहा है WTO किससे संबंधित नहीं है? मल्टी फाइबर करार से, व्यापार और सेवा पर साधारण करार से, निवेश पर बहुपक्षीय करार से, कृषि पर करार से। तो भाई इस कृषि से संबंधित मामले पर ये नहीं है। और इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, निवेश पर बहुपक्षीय करार से, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और आपसे पूछ रहा है कि सबसे लंबी सीमा हम किस देश से मिलती है भारत की, तो वो किसकी है? बांग्लादेश की। लगभग 4,096 किलोमीटर जो लगती है सीमा, वो किसकी है? इसके साथ, बांग्लादेश की। दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? पाकिस्तान। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन आएगा? पाकिस्तान। सबसे छोटी सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? जो एरिया, ध्यान रखना, जो इक्वेटर के आसपास होंगे, इक्वेटर के आसपास जो होंगे वहीं पर क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय वन। तो उत्तर का जो हिमालय क्षेत्र है यहाँ तो नहीं पाए जाते हैं, ये शीत क्षेत्र है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ही आपके आएंगे। देखें, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट और ये है आपका पश्चिमी घाट। तो आप देखें, ये कर्क रेखा यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है आपका कहलाता है टेम्परेट जोन। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड ये हो जाएगा। सेकंड एंड थर्ड जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। उष्णकटिबंधीय वन, और इनके क्या होते हैं? ये सदाबहार वन होते हैं बच्चों, सदाबहार वन होते हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो झखरा होती हैं, फैली हुई होती हैं, नीचे नहीं होती हैं, फैली हुई होती हैं, क्योंकि इनको पानी ऊपर ही मिल जाता है। किसी भी पेड़ की जड़ बहुत अंदर गहराई तक जब जाती है, जिसका मतलब है कि वहाँ डेजर्ट एरिया है, वहाँ पानी नहीं है, तो इसलिए जड़ जो है वो नीचे की तरफ जाती है। तो उस जगह पर जाती है जहाँ पानी नीचे है, तो उसको नीचे से पानी लेना है। जैसे आप देखें राजस्थान वगैरह में, वहाँ पे जो पेड़ होंगे उनकी जड़ें बहुत अंदर तक होती हैं, जिनको बोलते हैं मूसला जड़। लेकिन जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ की जड़ें ऊपर ही होती हैं, झखरा जड़ें होती हैं। और झखरा जड़ें जो होती हैं वो सॉइल एरोजन को जो है रोकती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में स्थित है? बच्चों एक बात बताइए, भारत में जो सोने का सबसे बड़ा, सोने की जो सबसे बड़ी खान है वो कहाँ है? आप कहते हैं कोलार, इस पे मूवी भी बन चुकी है। ये कोलार की खान जो है ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है बाबू। कहाँ है? कर्नाटक में। और ये तुमकुर भी जो है आपके कर्नाटक में ही है। यहाँ पे भी क्या है? ये सोने की खान है। सोने के भंडार का पता लगाया गया है तुमकुर खान में भी, और ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में। अगर आप गौर से देखिए ना भारत को, तो भारत में हर चीज मिलती है भाई मेरे, हर चीज। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर चीज मिलती है, चाहे 1% ही मिले लेकिन मिलेगी। अब आप यूरोपियन कंट्री में आप जाएंगे, ज्यादातर देशों में क्या है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना बड़ी मुश्किल से खेती हो पाती है। 8-8 9-9 महीने वहाँ बर्फ जमी है, नदियाँ जमी हुई हैं, वहाँ कुछ नहीं। भारत को अगर आप देखें, भारत में ठंडी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, हेमंत भी है, हेमंत का मौसम भी है, बसंत का मौसम भी है ना। हर तरह के मौसम आप देखेंगे, हर 30 दिन में 35 दिन में मौसम चेंज होते रहते हैं भारत के अंदर। भारत और न्यूजीलैंड मौसम के मामले में एक जैसा है। न्यूजीलैंड में हर 30 दिन में मौसम चेंज, भारत में 45 दिन में मौसम चेंज। ये जान लीजिए आप सब लोग। भारत में 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। भारत में लगभग हर तरह के फसल उगने वाली ज़मीनें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, तालाब भी हैं, झीलें भी हैं। मतलब अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है भारत के अंदर। और ऐसा लगता है कि बड़ी फुर्सत से भारत को बनाया गया होगा ईश्वर के द्वारा। कह रहे हैं पंजाब J34, ये भैया एक प्रजाति है, ये एक प्रजाति है
एक फसल की प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? मक्का, बाजरा, रुई, गेहूं। बताएंगे आप सब लोग किसकी प्रजाति है ये? बताएंगे किसकी प्रजाति है ये? जल्दी से बताइए। ये प्रजाति है बाबू रुई की। किसकी प्रजाति है? रुई की प्रजाति है। ठीक है, रुई की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 35, मिड डे मील योजना। पहली बात तो आप ये जान लें, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई है? 1995। इसको MDM कहते हैं। ठीक है, और शुरुआत में सबसे पहले कहाँ राज्य में हुई थी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। मिड डे मील योजना को लॉन्च करने के पीछे रीजन क्या था? स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाया जाए। क्यों ऐसा था? क्योंकि बच्चे दोपहर में खाना खाने घर जाते थे, लौट के स्कूल आते ही नहीं थे, नंबर एक। दूसरा ये था, गरीबी की वजह से बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, खाना पीना नहीं मिल पाता था, पोषण नहीं मिल पाता था, इसलिए सरकार ने उनको खाने पीने की व्यवस्था रखी। अब ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री कौन है अगर आपसे पूछे तो? रमेश जो है पोखरियाल निशंक। ध्यान रखना, रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, मिड डे मील में शेयर क्या होता है? अगर आप देखें शेयर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर क्या होता है? यहीं पे आप देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का 60 होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 40 होता है। लेकिन अगर यहीं पर हम यूटी की बात करेंगे तो 90% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और यूटी राज्य का कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, ओके, चले। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से खुशवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है? अच्छा भैया, खुशवंत सिंह बहुत ही बड़े लेखक हुए हैं, कह रहे हैं कि खुशवंत सिंह की कौन पुस्तक इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। वी इंडियंस, दिल्ली अ नोबेल, द एंड ऑफ इंडिया, वुमेन मैनी ह्यूज मैनी शेड्स, ये आपसे पूछ रहा है। भाई सत्यजीत वाडा, ये जो किताब है ये सत्यजीत वाडा साहब की है। सत्यजीत वाडा, ये जो बुक है, तो सिंपल सी बात है, यही बुक है जो खुशवंत सिंह की नहीं है। ध्यान रखना, खुशवंत सिंह बहुत अच्छे कवि हैं, ध्यान रखना। बी इंडियंस जो है ये 1947 में, जो 1947 है ना, द एंड ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, द एंड ऑफ इंडिया जो है, ये वाली जो बुक है, ये द एंड ऑफ इंडिया, ये वाली जो बुक है, इसको जब आप देखेंगे ना बेटा, इसको जब आप देखेंगे तो इसमें 1947 में जो डिवीजन हुआ है उसके बारे में ये बताया गया है। हाँ, भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? भैया ये 3:2 का अनुपात होता है। 3:2 का अनुपात होता है। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ध्यान रखना, ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। लंबाई 3, चौड़ाई ऐसा ये लंबाई बनाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, इसके बाद हरी पट्टी। कहते हैं कि हमारे झंडे में 3 कलर हैं, लेकिन बच्चों अगर ध्यान से देखें तो हमारे इस पे जो है 3 कलर नहीं बल्कि 4 कलर है, क्योंकि ब्लू कलर में क्या है आपका तिरंगा, ये चक्र है ब्लू कलर में। ठीक है, ब्लू कलर में है ये आपका चक्र, और उसके बाद फिर ये डंडा है आपका, क्या है ये? डंडा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये तिरंगा झंडा रेडी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 3 है, और चौड़ाई जो है वो 2 है। हालांकि यहाँ पे कुछ पतला आपको दिखाया गया है ना, तो इसको सही कर लेते हैं। क्या करना है अपने, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये कर लिया, लीजिए, हो गया, है ना, तैयार हो गया आपका झंडा। ठीक है, ओके।
नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो नेसेट जो है भैया वो इजराइल की संसद का नाम है। किसकी है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि मामला अभी चल रहा है इजराइल का, ठीक है। यरूशलेम इसकी राजधानी है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है? कह रहा है राज्य के मुख्य सचिव का काम नहीं है। राज्य के जो मुख्य सचिव हैं इनका काम क्या नहीं है? पूरे सचिवालय पर नियंत्रण करना, भैया ये तो काम है ही है। मुख्यमंत्री को प्रशासन के सभी मुद्दों पर सलाह देना, ये भी सही है। राज्य सरकार के प्रवक्ता, ना 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 ना, ये प्रवक्ता के रूप में काम नहीं करता है। राज्य के मामलों की रिपोर्ट केंद्रीय मंत्रियों को भेजता है, बिल्कुल सही बात है। ये काम नहीं है इसका, ये कोई स्पोक्स पर्सन नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये स्पोक्स पर्सन नहीं होता है किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का, ध्यान रखना। हाँ, स्पोक्स पर्सन नहीं होता है। अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लेखा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते हैं? बताएंगे किसके लेखा कैग द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते हैं? तो भैया राज्य सरकार, ध्यान रखना। राज्य सरकार, ये क्वेश्चन एक बार और भी आया था, राज्य सरकार, क्योंकि इसमें राज्य सरकार के लिए अलग से डिपार्टमेंट होता है, कैग स्टेट का वो होता है। राज्य लेखा विभाग होता है, ये केंद्रीय लेखा विभाग है। ऐसे ही क्या होता है? राज्य लेखा विभाग होता है, राज्य लेखा विभाग। और कैग और किसका नहीं करता है? आरबीआई का, आरबीआई का नहीं करता है। जबकि वहीं IRDA, इरडा हो गया, प्रेफिरडा हो गया, है ना, इन सब का क्या करता है? इन सब का क्या करता है? इन सब का करता है क्या? ऑडिट, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही, इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है भैया। खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अब उंगलियों पे बचे हैं आपके एग्ज़ाम के दिन। तैयारी एकदम बिल्कुल करते रहें, बहुत ही कम समय है, लगे रहें, स्टे ट्यून्ड रहें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।